बेटा आपका नीट का एग्ज़ाम हो चुका है और उम्मीद है आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आज हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, जो क्वेश्चंस आए थे उनको एक्सप्लेन करेंगे, आंसर की भी दूंगा मैं आपको, और हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे इसका क्वेश्चन पेपर का। क्वेश्चन पेपर बेटा लेवल अच्छा था, बहुत टफ तो नहीं था। अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो पेपर, हाँ ये थोड़ा लेंदी था, आपका टाइम टेकिंग था। कुछ और ऐसे जो मैचिंग्स वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हैं, और इस बार डायग्राम देखने को बहुत से मिल रहे हैं। इसको इस बार एग्ज़ाम में क्या है कि डायग्राम अच्छे आए हैं, और इस वजह से थोड़ा सा इजी भी हो जाता है। और बाकी ओवरऑल पेपर ठीक था बेटा। देखते हैं क्वेश्चन। ये बेटा जो आपका सेट कौन सा है, T4 है ये। तो उसी अकॉर्डिंग अब मैं आंसर इसका दे रहा हूँ, तो तुम लोग आपका कोई और है तो आप आंसर देख के मैच कर सकते हैं। तो बॉटनी शुरू कर रहा हूँ बेटा। सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 101 इस सेट में है। ये जो क्वेश्चन 101 है ये सेट T4 में। देखते हैं बेटा क्वेश्चन क्या है। थोड़ा सा और इनलार्ज कर लेता हूँ, ठीक है। In the given figure, which component has thin outer wall and highly thickened inner wall? तो बेटा गार्ड सेल होती है, आपको पता है। ये गार्ड सेल, इसमें ए सबसिडियरी सेल है, ये गार्ड सेल आपको ये सी दिखाई पड़ रही है। डी क्या है, डी तो स्टोमेटा है, पोर है। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी कहाँ पर है, थर्ड ऑप्शन में है। ये आपका हो जाएगा, ये सी दिखाई पड़ रहा है ना, ये गार्ड सेल है अंदर। क्वेश्चन नंबर 102। A transcription unit in DNA is defined primarily by the three regions in DNA, and these are with respect to upstream and downstream end. अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम एंड की तरफ देखना है जब ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए में। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, प्रमोटर होता है, ऑपरेटर होता है, फिर ये जीन होता है, फिर लास्ट में टर्मिनेटर होता है। स्ट्रक्चरल जीन है जिससे ये आरएनए बनता है, ये होता है। तो देखो बेटा आंसर क्या होगा इसका। इंड्यूसर पहला तो गलत ही हो गया। प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर, हाँ ये ठीक है। प्रोमोटर होता है, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर। रिसेप्शन रिप्रेशर नहीं, ये तो ओपेरॉन में तो होता ही है, बट इसमें यही सही है, सेकंड नंबर सही है। क्या होगा बेटा, पहले प्रोमोटर होगा, फिर क्या होगा, ऑपरेटर भी होता है, बस उसको स्किप कर दिया इन्होंने, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। हाँ ये आंसर सही है, यही होगा। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ वर्ल्ड पर लॉजिस्टिक ग्रोथ इज। ये बेटा जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ होती है उसकी इक्वेशन आपने पढ़ी होगी इकोलॉजी में, dN/dt इक्वल टू Rn K माइनस N/K। तो क्या ये बेटा कैरिंग कैपेसिटी को शो कर रही है इक्वेशन, ये इक्वेशन शो कर रही है कैरिंग कैपेसिटी को। सो ये आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा इसमें। ये इक्वेशन किसको शो कर रही है, कैरिंग कैपेसिटी को। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सीड फ्रॉम द गिवन फिगर विच destined to form root when the seed germination। इसमें जो भी दिखाए गए हैं पार्ट इस सीड के, उसमें कौन सा पार्ट रूट फॉर्म करता है जर्मिनेशन करने पे। ये बेटा सीड मैंने बना के आपको दिखाया था जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा था। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर में आप देखोगे, मैंने इसमें कुछ पार्ट्स के में कई वीडियो मैंने एक क्वेश्चन कराए हैं। PYQ, तो ये बेटा आया हुआ क्वेश्चन PYQ में ऐसे कई बार आ भी चुका है और फिर आया है ये क्वेश्चन। इसमें कौन, ये वाला जो बेटा ये ए है, ये क्या है, कोलियोप्टाइल है, प्लूम्यूल को कवर कर रहा है। नीचे डी क्या है, कोलियोराइजा है, ये भी नहीं होगा। तो ये जो रेडिकल है सी, ये वाला पार्ट, तो सी वाला पार्ट किसमें, इसमें यहाँ पर है, ये फर्स्ट ऑप्शन सही होगा इसका। ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये वाला पार्ट, ये बाहर कोलियोराइजा है, इसको कवर कर रहा है,
तो ये जो अंदर मैंने बनाया है ना रेड कलर से, ये वाला पार्ट आपका क्या है, रेडिकल है, और इसी से रूट डेवलप होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105 105, इनहिबिशन ऑफ सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम बाय मेलोनेट इज ए क्लासिकल एग्जांपल ऑफ। ये बेटा मैंने एंजाइम पढ़ाते हुए बताया था कि कम्पिटिटिव इनहिबिशन है। कम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है कि जो एक्टिव साइट होती है, ये एक्टिव साइट पे कोई इनहिबिटर बाइंड हूबहू ऐसे ही आएगा स्ट्रक्चर, और ये बाइंड कर जाएगा। अब इसमें एक्टिव साइट कोई फ्री नहीं है, अब इसमें कोई एक्टिव साइट फ्री नहीं है। जब एक्टिव साइट फ्री नहीं होगा तो फिर सबस्ट्रेट कहाँ पे जुड़ेगा आगे एंजाइम से। तो इस तरह से ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है। तो जब बेटा सक्सेनिक एसिड से मैलिक एसिड बनता है, उस समय पर ये रिएक्शन को मेलोनेट, यहाँ पे एंजाइम कौन सा लगना चाहिए, सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम लगता है। तो इसको इसको बाइंड करने से रोकता कौन है, मेलोनेट। वो आके बाइंड हो जाता है, और मेलोनेट आके बाइंड हो जाता है, तो ये रिएक्शन नहीं चल पाती, कम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है, रिएक्शन इनहिबिट हो जाती है। ये एंजाइम के एक्शन को इनहिबिट करता है ये वाला, तो ये कम्पिटिटिव इनहिबिशन है। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं, सॉरी 106 में क्या है, एक पिंक फ्लावर्ड स्नैपड्रैगन प्लांट वाज क्रॉस्ड विद ए रेड फ्लावर्ड स्नैपड्रैगन प्लांट, व्हाट टाइप ऑफ फिनोटाइप्स इज आर एक्सपेक्टेड इन द प्रोजेनी। केवल पिंक नहीं बनेंगे, पिंक रेड, हाँ रेड भी बनेंगे, पिंक भी बनेंगे, वाइट नहीं बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर रिसेसिव वाला आएगा नहीं। रेड फ्लावर ये वाला है, रेड भी बनेंगे और पिंक भी बनेंगे। मैं आपको तुमको क्रॉस करा के दिखा देता हूँ, ये आंसर होगा, इसमें क्रॉस करके देख लो। क्रॉस करोगे तो क्या है, ये क्रॉस्ड विद पिंक फ्लावर, यानी कि पिंक कैसे होंगे, जब कैपिटल और स्मॉल आर होगा, क्रॉस्ड विद रेड, कैपिटल आर। तो देखो ये क्या हो गया, कैपिटल आर, ये क्या हो गया, ये भी कैपिटल आर, ये हो जाएगा रेड। और ये कैसा हो जाएगा, ये वाला, इसको मैं ऊपर करा देता हूँ, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये बने कैसे, पिंक, और ये बने कैसे, रेड। तो आंसर रेड और पिंक दोनों आएंगे, दोनों बनेंगे। देखो बेटा, है ना, ये रेड भी बन रहे हैं और पिंक भी, ये सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 107, the type of conservation in which the threatened species are taken out from their natural habitat and placed in the special setting where they can be protected and given special care is called। सेमी कंजर्वेटिव मेथड नहीं है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी नहीं है, इन सिटू तो बिल्कुल नहीं होगा। इन सिटू में क्या होता है कि किसी ऑर्गेनिज्म को उसके नेटिव प्लेस में ही कंजर्व किया जाता है, उसको सुविधाएं प्रोवाइड की जाती, फूड, शेल्टर और रिप्रोडक्शन की। तो वो अपने ही एरिया में ग्रो करता है, उसको इन सिटू बोलते हैं। ये एक सिटू टाइप का है, कौन सा, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है। हालांकि इन सिटू में भी बायोडाइवर्सिटी को ही कंजर्व किया था, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो कि यहाँ पे भी थ्रेटन्ड स्पीशीज की बात की। अब यहाँ पर एक सिटू होता तो वो सही हो सकता था, बट ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन होगा। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की, बायोडाइवर्सिटी का मतलब है जितने टाइप के एनिमल है, कोई सबको सभी टाइप के ऑर्गेनिज्म जो हैं वो रहें, जिससे कोई स्पीसीज एक्सटिंक्ट ना हो। अगर सारी स्पीसीज जो अलग हैं और इंडेंजर्ड हैं, एक्सटिंक्ट हो गई, तो बायोडाइवर्सिटी तो कम हो रही है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जितने ज़्यादा होंगे उतनी डाइवर्सिटी बड़ी होगी। तो इसका आंसर होगा बेटा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। इस सेट में ये फोर्थ ऑप्शन है, किसी में अदर होगा, बट आंसर याद रखो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 8, these are regarded as major cause of biodiversity loss। बायोडाइवर्सिटी लॉस, जिससे बायोडाइवर्सिटी के लॉस को मैंने समझाया ना कि टाइप्स ऑफ स्पीशीज कम होना,
कोई स्पीशीज इंस्टिंक्ट हो गई तो बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है ना। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म का कम होना। बायोडाइवर्सिटी लॉस, किस तरह से पॉपुलेशन में बायोडाइवर्सिटी कम होगी। देखो, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन से भी बायोडाइवर्सिटी कम होती है। को एक्सटेंशन से भी बायोडाइवर्सिटी कम होती है। को एक्सटेंशन का मतलब है दो स्पीशीज साथ साथ एक्सटिंक्ट हो रही हैं, और वो तब होंगे जब दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। जैसे यक्का का प्लांट है और प्रोन्यूबा मॉथ, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है, क्योंकि यक्का के प्लांट में ये जो मॉथ होता है वो आता है एग लेइंग करने के लिए, और साथ में उसका पॉलिनेशन भी होता है। इसका पॉलिनेशन किसी और से नहीं होता, और इसमें ये एग लेइंग करने के लिए इसको कोई और नहीं मिलता। इनमें से अगर एक भी इंस्टिंक्ट होगा तो दोनों एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, इसको बोलते हैं को एक्सटिंक्शन। तो ये भी एक बड़ा जरिया होता है बायोडाइवर्सिटी को कम करने के लिए। म्यूटेशन से बायोडाइवर्सिटी कम ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कई बार म्यूटेशन से बायोडाइवर्सिटी बढ़ जाती है। म्यूटेशन होगा तो क्या होगा, जेनेटिक चेंज होगा, जेनेटिक चेंज होगा तो न्यू कैरेक्टर आएंगे, न्यू कैरेक्टर आएंगे तो नई स्पीसीज बनेगी, और नई स्पीसीज जैसे बनती है समझ लो डाइवर्सिटी बढ़ रही है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है स्पीसीज का नंबर ज़्यादा होना, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होना। तो म्यूटेशन तो बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाता है, कम नहीं करता। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, हाँ फ्रेगमेंट हैबिटेट लॉस होगा। मान लो कोई फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट में किसी खास तरह के ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं। अब वो फॉरेस्ट अगर ख़त्म हो जाएगा, काट के ख़त्म कर दिया जाएगा, वहाँ पे घर बन कुछ भी बन जाए, तो अब वहाँ के रहने वाले ऑर्गेनिज्म या तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। कोई तालाब है यहाँ पे किसी खास टाइप का एक्वाटिक, वो तालाब सूख गया तो वहाँ के ऑर्गेनिज्म मर गए, और अगर अगर वो उसी लिमिटेड एरिया में रह रहे हैं तब तो स्पीसीज ही चली जाएगी ना। ये इसलिए हैबिटेट लॉस भी बायोडाइवर्सिटी को कम करता है। माइग्रेशन से कम नहीं होता। माइग्रेशन, अगर ऑर्गेनिज्म माइग्रेट कर रहा है तो कहीं दूसरी जगह पे जाएगा, और दूसरी जगह पे जाएगा तो हो सकता है उसमें कुछ चेंज आ जाए, चेंज आएगी तो डाइवर्सिटी बढ़ेगी। ये नहीं है, तो ये कौन सा है। अच्छा, इसमें अभी एक करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना आपको, ए, बी और डी। ए बी डी कहाँ है बेटा। ए दीज आर रिगार्डेड एज मेजर काज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हाँ ठीक तो है। ओवर एक्सप्लोरेशन ए, बी डी कहीं नहीं है क्या है, ए बी डी है तो बच्चन लगाया भी है, शायद यही वाला ए बी डी। ये सेकंड ऑप्शन सही होगा बेटा, इसमें ए बी डी इसमें दिया हुआ है, देखो ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर, अब देखते हैं। अब तक क्वेश्चन नंबर 108 था, क्वेश्चन 109 देखते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 109 ये क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। डार्क रिएक्शन, ये बेटा फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन आया है। देखो, लाइट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि डार्क रिएक्शन है, लाइट की क्या ज़रूरत है। क्लोरोफिल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्लोरोफिल की ज़रूरत लाइट में ही होती है, लाइट रिएक्शन में। हाँ, CO2 की ज़रूरत होती है, क्योंकि CO2 से ही स्टार्च बनता है। जब ये PGA बनता है, ये रिबुलोज 6 फॉस्फेट से, तो सॉरी रिबुलोज 6 फॉस्फेट नहीं, रिबुलोज जो होता है ना 5 कार्बन का प्रोडक्ट है, इससे बनता है ट्यूबिक। तो एक CO2 कार्बोक्सिलेशन जो रिएक्शन होती है, सबसे फर्स्ट रिएक्शन केल्विन साइकिल की याद करो, उसमें CO2 यूज होता है। ATP भी यूज होता है रिजनरेशन में, और ये रिडक्शन होता है तो NADP भी यूज होता है। तो ये तीनों चीज़ें यूज होती हैं, CO2, ATP और NADP। तो CDE किस में दिया हुआ है, CDE फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया हुआ है, CDE। तो यही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। इसमें ए नहीं होगा, बी नहीं होगा। क्लोरोफिल और लाइट की जरूरत लाइट सेक्शन में पड़ती है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110, विलिफॉर्म सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज फोटोसिंथेसिस इन मोनोकॉट। नहीं, हाँ मोनोकॉट में होती है पर फोटोसिंथेसिस में रोल नहीं है। प्रोवाइडिंग लार्ज स्पेस स्टोरेज शुगर। नहीं, इनवर्ट कर्लिंग ऑफ लीव्स इन मोनोकॉट्स। हाँ ये सही है। प्रोटेक्टिंग द प्लांट फ्रॉम साल्ट स्टेज। नहीं, ये आपका ये थर्ड ऑप्शन सही है बेटा, इनवर्ट कर्लिंग ऑफ लीव्स इन मोनोकॉट्स। क्वेश्चन नंबर 111,
क्वेश्चन नंबर 111 आपसे कहता है क्वेश्चन नंबर 111, हाँ 11 क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्लावर बेस्ड ऑन द position of calyx, corolla and indusium with respect to ovary from the given figure A and B. हाँ तो बेटा देखो, ये गायनीशियम कहाँ पर है? ये गायनीशियम है यहाँ पर, ये ओवरी और वेस्ट, और यहाँ ये इसको कवर कर रहा है ऐसे, ठीक है, ये भी इसको कवर कर रहा है ऐसे। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पेरीगाइनस। ये चारों दोनों पेरीगाइनस है। ये ऑप्शन में बी होगा, इसमें सेकंड ऑप्शन होगा। ए पेरीगाइनस, बी भी पेरीगाइनस, पेरीगाइनस पेरीगाइनस पेरीगाइनस। तो ये देखो, ये गायनीशियम को कवर कर रहा है, ये भी गायनीशियम को कवर कर रहा है, ये होगा। क्वेश्चन नंबर 112, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई? फंजाई क्लासिफिकेशन में कौन सा क्राइटेरिया यूज नहीं किया गया है? तो मोड ऑफ स्पोर फार्मेशन तो किया ही गया है बिल्कुल, क्योंकि सैग फंजाई में एस्कोस्पोर्स बनते हैं, जो इसको आप एस्कोमाइसिटीज बोलते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियोस्पोर बनते हैं। इस तरह से तो स्पोर के फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडी जैसे स्पोर बनता है वैसे फ्रूटिंग बॉडी भी बनेगी, उसमें बेसिडियो कार्प और इसमें एस्कोकार्प ऐसे होते हैं। मार्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम के बेसिस पर किया तो नहीं गया बेटा, लेकिन इसमें एक माइसीलियम को भी देखा गया है। कुछ मेन वेटेज दिया गया है रिप्रोडक्शन को और स्पोर फॉर्मेशन को। फिर माइसीलियम को भी देखा गया कि ये सेप्टेट है कि ब्रांच है कि नहीं है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कुछ सैप्रोफिटिक होते हैं, कुछ एक पैरासिटिक होते हैं, और ये सब में मिलते हैं, सब में। तो मोर और लेस आपको मिलेंगे, किसी में पैरासिटिक ज़्यादा है, किसी में सैप्रोफिटिक ज़्यादा है। बट ये क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया नहीं है फंगस की। फंगस का क्राइटेरिया मेन तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पर है। इसीलिए ड्यूटेरोमाइसिटीज को अलग रखा गया है। उसमें हर तरह के फंजाई मिलते हैं, क्योंकि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अननोन है। और जब भी किसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन हो जाता है तो वो ड्यूटेरोमाइसिटीज से हटा करके रिलेटेड क्लास में रखा जाता है। तो मेन क्राइटेरिया क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? नॉट ए क्राइटेरिया पूछा ना, तो यही वाला जो नहीं है ये आंसर हो जाएगा। ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर, ये सही है ना, तो आंसर नहीं होगा। आंसर ये फोर्थ हो जाएगा आपका, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 113, ये सीरियल चेंज हो गया शायद, PDF बनाने में अरेंज नहीं हो पाई सही से। ये यहाँ पर है, ये क्वेश्चन 112 तक हुआ था ना बेटा? हाँ ठीक है, अब ये 113 तक देखते, ये वाला देख लेते हैं। Hint second, always cut DNA molecule at a particular point called recognition sequence and its consist. ये जो बेटा क्या होते हैं, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है ये हिंड सेकेंड। और ये इसमें भी 6 बेस पेयर का पैलिंड्रोम सीक्वेंस होता है। पैलिंड्रोम सीक्वेंस जो एक जैसा आगे पीछे से एक ही जैसा होता है। तो बेटा ये जो 10, किस बच्चे ने 10 लगा, ये तो गलत है, क्योंकि 10 तो किसी में भी नहीं होते हैं। 6 to 8 होते हैं, 4 भी होते, 4 to 8, किसी में 4, किसी में 6, किसी में 8, और मोस्टली तो 6 होते हैं। आपका जो इको RI है उसमें भी GGATTC ऐसे होता है, तो 6 उसमें भी होते हैं, इसमें भी 6 होंगे। ये वाला आंसर होगा। आंसर नंबर ये ऑप्शन 4 है, इसमें 6 बेस पेयर का सीक्वेंस होता है, पॉलिंड्रम सीक्वेंस, जिसपे हिंड सेकेंड काटता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114। ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय गार्डनर्स टू prepare weed free lawns, but no damage is caused to grass as ऑक्सीजन आपको पता है बेटा वीड को रिमूव करने में यूज होता है। वो जहाँ भी ये जो
अनवांटेड वीड्स होती है वो अपने ऑक्सीजन अगर आप यूज करते तो ग्रो नहीं होने देता। ये कहने कि ग्रास में यूज करते हैं गार्डनर्स, ग्रास लैंड बनाने में, पार्क वगैरह में बनाने में, या अपने घर पे अगर गार्डन बना रखा है तो यूज करते हैं ऑक्सीजन को। तो जिस ग्रास में यूज कर रहे हैं उसमें अनवांटेड वीड्स को हटाने के लिए वो ग्रास क्यों नहीं हट जाती खुद? तो क्योंकि इसका रीज़न बेटा ये है कि ऑक्सीजन मेच्योर मोनोकॉट जो होते हैं उनको इफेक्ट नहीं करता है। ये कैन हेल्प सेल डिवीजन को प्रोड्यूस नहीं करेगा इसमें। एपिकल डोमिनेंस को तो प्रोवाइड करता ही है, खैर एपिकल ग्रोथ को प्रमोट करता है। प्रमोट नहीं, एब्सेशन नहीं प्रमोट करता ये। बट बेस्ट आंसर आपका यही हो जाएगा क्योंकि वो यूज कर रहा है। अगर आप कर रहे हैं वीड को हटाने के लिए तो साथ में घास भी क्यों नहीं हट जाती? इसलिए नहीं हटेगी कि ओल्ड जो न्यू प्लांट ग्रो हो रहा है उसको तो इफेक्ट करेगा, बट जो ग्रास है पहले से ओल्ड है उस पर ये इफेक्ट नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 115 क्या है? जेनेटिक्स से क्वेश्चन आया है, मैच करना बट इजी है, आप आसानी से कर पाओगे। देखो, 2 और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन एलील होता है ये। मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व कराया था 2 दिन पहले मेरी वीडियो डाला था मैंने जेनेटिक्स का, तो उसमें मैंने एलील बताया था क्या होता है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। तो ये एलील क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विद, ये टेस्ट क्रॉस है। रिसेसिव प्लांट के साथ जब F1 क्रॉस किया तो उसको टेस्ट क्रॉस बोला जाता है। क्रॉस विद F1 प्रोजेनी विद होमोजाइगस, हाँ ये तो ठीक है। क्रॉस F1 प्रोजेनी विद एनी ऑफ द प्लांट, एनी के साथ कराओगे तो ये बैक क्रॉस हो जाएगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज ए सेट प्लॉइडी, मतलब 2n 3n n, ये नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम ही तो है। जैसे हमारे में 2 सेट हैं 23 के, तब तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो ये 2n प्लॉइडी हो गई। तो ये मैंने यहाँ पे मैच कर दिया है, देखो ये जो मैंने मैच कर दिया है, तो उसी से आप आंसर निकाल सकते हैं। आंसर इसमें क्या आएगा? फर्स्ट का 3, ये देखो फर्स्ट ऑप्शन में ही है। फर्स्ट का 3 तो एक ही ऑप्शन में दिया ही है, तो बेटा यही आंसर हो जाएगा, तुम्हें ढूंढने नहीं है। फर्स्ट का 3 एक ही इसमें ही है, तो ये आंसर हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 116 स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग, बेटा इससे इजी क्वेश्चन क्या लोगे नीट में? मेटाफेज इसका आंसर होगा। काइनेटोकोर पे अटैच होता है, सेंट्रोमियर पे काइनेटोकोर प्रेजेंट होते हैं, उस पर क्रोमोसोम वहाँ से स्पिंडल फाइबर अटैच होता है अपोजिट पोल से, तो ये मेटाफेज में होता है। एनाफेज में स्ट्रेचिंग शुरू हो जाती है। मेटाफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम इक्वेटर पे आते हैं, दोनों तरफ से स्पिंडल फाइबर बनते हैं, काइनेटोकोर पे क्रोमोसोम से जुड़ जाते हैं, इतना होता है मेटाफेज में। इस बच्चे ने शायद एनाफेज लगाया, ये गलत है। ये क्या होगा? मेटाफेज होगा बेटा इसका आंसर। 116 क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं बेटा। ये क्वेश्चन उससे आया है बायोडाइवर्सिटी से, फर्स्ट उसमें, जिसमें आप मोनरा और प्रोटिस्टा फंजाई पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें देखो ये बैक्टीरिया भी दिया हुआ और फंजाई भी है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ये क्या बनाएगा बेटा? ब्यूटारिक एसिड। ये आपको साइक्रोमाइसिस अब इसमें एक ही तो आपको पता है तो आप मैच कर सकते हो। जैसे साइक्रोमाइसिस आपको पता है क्या होता है? इथेनॉल। साइक्रोमाइसिस क्या है? ईस्ट है ना, तो ये क्या बनाएगा? इथेनॉल बनाएगा। ट्राइकोडर्मा एक फंगस है, साइक्लोस्पोरिन ए बनाता है। और ये स्ट्रेप्टोकोकस की जो स्पीशीज होती है स्ट्रेप्टोकाइनेज फॉर्म करती हैं। तो अब ये देखो, अब इसी से आंसर निकाल लो कौन सा होगा। फर्स्ट का 3, ये फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल रहा है, ये इसमें भी मिल रहा है, बट और मैच कर लो। देखो ये बी का कौन सा है? सेकंड, बी का 1, हाँ ये फर्स्ट यही है, फर्स्ट ऑप्शन का आंसर। ये मैंने यहाँ पे मैच कर दिया है। आपके पास कोई दूसरा सेट भी है अगर, तो ऑप्शन नहीं मैच होंगे, बट ये तो आप अगर मैच कर लेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। देखो
क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं बेटा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। ऐसा क्वेश्चन हूबहू एक बार आया था, बट ऑप्शन चेंज है। पिछली बार जब मैं अभी जल्दी ही क्वेश्चन सॉल्व प्रैक्टिस करवा रहा था इसी चैनल पर, आप देखेंगे कि एक दो दिन पहले ही मैंने डाला है वीडियो, या 3 दिन हुए होंगे इसके एग्ज़ाम के, आपके 3 दिन पहले मैंने वीडियो डाला है। उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आया है, भाई ऑप्शन चेंज थे उसमें। इसमें ऑप्शन थोड़ा चेंज, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होता है बेटा, हूबहू नहीं होता है, थोड़ा सा कुछ ना कुछ चेंज करके होता है। ऑप्शन इसमें चेंज करके पूछा गया है। ऑप्शन पढ़ते हैं। आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर्स वन इज डोमिनेंट एंड अदर रिसेसिव। ठीक है, डोमिनेंट जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है उससे ये एक्सप्लेन हो सकता है। एलील्स डू नॉट शो एनी एक्सप्रेशन एंड बोथ द कैरेक्टर्स अपीयर एज सच इन F2 जनरेशन। एज सच बोथ नहीं, क्यों नहीं एक्सप्रेस होंगे एलील, क्यों नहीं एक्सप्रेस होंगे? डू नॉट शो एनी एक्सप्रेशन एंड बोथ नहीं, बेटा ये गलत है। फैक्टर्स अगर इन पेयर्स इन नॉर्मल डिप्लॉयड प्लांट में फैक्टर पेयर्स में होते, बिल्कुल से मेंडल ने ऐसे बोला ही था। द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड फैक्टर, ये भी मेंडल ने बोला था, और लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सप्लेन करते हुए ही बोला था, सही है। द expression of only one gene of the parental character is found in monohybrid cross, ये भी ठीक है। जैसे कैपिटल टी है तो, या कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये तो होमोजाइगस है, इसमें ये पेरेंट ये प्लांट है, इसमें एक ही एक्सप्रेस होगा। एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर फाउंड इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, सही तो है, ठीक है। इसमें से ये वाला जो ये डिस्क्रीट यूनिट ऑफ कंट्रोलिंग ए पार्टिकुलर कैरेक्टर, ये भी ये ऑप्शन भी था, ये रिपीट हुआ है इसी क्वेश्चन में, पर कुछ नए ऑप्शन भी दिख रहे हैं। अब देखो क्या है, ये वाला रॉन्ग मैंने किया है, बाकी ये सभी सही बताया। अब देखो क्या किस में है, ये फर्स्ट ACDE किस में मिल रहा है, ACDE ये लास्ट में मिल रहा है, ACDE ओनली, यही हो जाएगा बेटा आपका आंसर। ACDE आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं बेटा 119। What is the fate of the piece of DNA carrying only gene of interest which is transferred into alien organism? किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में, बाहरी ऑर्गेनिज्म में, एलियन का मतलब ऐसा नहीं कि कोई बाहर से आपको दूसरे प्लेनेट से लाना, मतलब कोई अदर ऑर्गेनिज्म हो जिसमें आपको DNA इंट्रोड्यूस करना है, को ओनली जीन आपको इंट्रोड्यूस, कोई पार्ट ऑफ DNA आपको इंट्रोड्यूस करेंगे, उसका फेट जानने के लिए। क्या फेट हो सकता है उसका? ऑप्शन पढ़ते हैं। द पीस ऑफ DNA वुड बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली इन द प्रोजेनी सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इंडिपेंडेंटली तो बेटा नहीं कर पाएगा, हाँ मल्टीप्लाई करेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा, इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाएगा बेटा, ऐसा ही। और वो भी किसमें, ऑर्गेनिज्म के प्रोजेनी में नहीं। इट मे गेट इंटीग्रेटेड इनटू ए जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट, हाँ ये हो सकता है। और हो सकता है कि ऐसा होता है, वायरस में देखा है आपने, जब वायरस इन्फेक्ट करता है तो उसका DNA एज ए फॉरेन DNA ही तो होता है, जब किसी सेल में जाता है तो वो उसके मेन DNA के साथ इंटीग्रेट हो करके अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। सी देखो, इट मे मल्टीप्लाई एंड बी इनहेरिटेड अलॉन्ग विद द होस्ट DNA, ये भी सही है, बिल्कुल वायरस की तरह। जैसे वायरस में सोचो ऐसा होता है ना, इंटीग्रेटेड हो जाता है, फिर मल्टीप्लाई करता है, फिर वो इनहेरिट भी हो जाता है। ट्रांसडक्शन में आपने इसको देखा होगा, DNA का फ्रेगमेंट कैसे इनहेरिट होता है। द एलियन पीस ऑफ DNA इज नॉट इंटीग्रेट पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, हो जाता है बेटा। इट्स शो एबिलिटी ऑफ रेप्लिकेट, हाँ रेप्लिकेशन करेगा, लेकिन वो ऐसे फ्रीली रेप्लिकेशन नहीं कर पाएगा अगर वो उसमें जब तक इंटीग्रेट नहीं होगा तो।
BNCED। तो यही दोनों सही ही हैं, मैंने ये BNC सही होंगे इसमें सिर्फ। ये क्वेश्चन नंबर 19 हमने देखे। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहाँ पे है? क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा। How many molecules of ATP and NADP are required for every molecule of CO2 fixed in the Kelvin cycle? एवरी CO2 के लिए पूछा है, तो 3 मॉलिक्यूल ATP, 3 मॉलिक्यूल NADP के 2 ही मॉलिक्यूल लगते हैं। ये सही होगा, बच्चे ने सही लगाया भी। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ, आप केल्विन साइकिल याद करो बेटा। RUBP, ये इसको, ये PGA यहाँ पे लगता है, NADPH यहाँ लगता है, ये रीजनरेशन पे यहाँ लगता है, ये CO2 कार्बोक्सिलेशन यहाँ पर ATP लगता है। तो हर एक के लिए 3 ATP की ज़रूरत पड़ेगी आपको, जो कि कहाँ बनते हैं, जो कि लाइट रिएक्शन में हम लोग बना चुके हैं। और ये 2 के मॉलिक्यूल चल रहे हैं ना यहाँ पर, 2 × 3 PGA, इसलिए NADP एक लगेगा, बट ये 2 हो जाएंगे एक CO2 के लिए। तो ये होता है, तो ये आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 121। इन ए प्लांट ब्लैक सीड कलर कैपिटल B स्मॉल b डोमिनेंट ओवर वाइट सीड कलर स्मॉल b। In order to find out the genotype of black seed plant, with which of the following genotype will be cross it? आपको किसका जीनोटाइप फाइंड करना है? ब्लैक का फाइंड करना है। तो ये तो टेस्ट क्रॉस है बेटा, और टेस्ट क्रॉस होता है हमेशा रिसेसिव पेरेंट के साथ। टेस्ट क्रॉस होता है हमेशा रिसेसिव पेरेंट के साथ। आप ये क्वेश्चन समझ पाए? ये कह रहा है कैपिटल B ये भी ब्लैक है, और कैपिटल B स्मॉल b ये भी ब्लैक है, और स्मॉल b ये होता है वाइट। अब मेरे पास प्लांट है जिसके सीड ब्लैक है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये वाला ब्लैक है कि ये वाला ब्लैक है? क्योंकि ब्लैक तो बराबर होंगे ना। कैसे पता चलेगा कि ये वाला ब्लैक है कि ये वाला ब्लैक है? ये भी ब्लैक होगा, ये भी ब्लैक होगा। तो इसको हम टेस्ट क्रॉस कराएंगे, किसके साथ कराएंगे? रेसेसिव पेरेंट के साथ। तो जब रेसिड्यू पेरेंट के साथ कराएंगे तब पता चल जाएगा कि ये वाला है कि ये वाला है, क्योंकि टेस्ट क्रॉस टेस्ट करने के लिए होता है जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप। ये इसका फिनोटाइप क्या है? ब्लैक। तो ये डोमिनेंट फिनोटाइप ब्लैक है ना, और रेसिड्यू फिनोटाइप क्या है? वाइट है। बट ये जीनोटाइप है, हमें जीनोटाइप पता करना है। तो इससे कराएंगे ना क्रॉस, स्मॉल बी से। देखो आंसर क्या जाएगा? स्मॉल बी। Lecithin, a small molecular weight organic compound found in our living tissue, is an example of glyceride। नहीं, कार्बोहाइड्रेट नहीं, फास्फोलिपिड है। फास्फोलिपिड है, आपने 12 मॉलिक्यूल्स में इसको ठीक से पढ़ा भी होगा। क्वेश्चन नंबर 123। राइजोपस ब्रेड मोल्ड, अगेरिकस मशरूम, अस्टिलागुस मठ है, पक्सिनिया रस्ट है। बिल्कुल इजी है। तो राइजोपस ब्रेड मोल्ड यानी कि 1 का 3 किसमें है? 1 का 3 आपको ए में और 3 में मिला। फिर अगेरिकस मशरूम ये किसमें? D का 1 किसमें है? D का 1 इसमें D का 4, तो ये गलत हो गया। इसी तरह अब मुझे 2 देखना भी नहीं पड़ा, ये अपने आप मैच हो गया। देखो B का सेकंड यानी कि अस्टिलागो का स्मट में लगाया है, देखो। और पक्सिनिया रस्ट है, और पक्सिनिया इसमें क्या? C का 4 बिल्कुल सही आ गया, देखो है ना। इस तरह से कर लिया करो। आपको 2 मालूम है, तो अब देखो ऑप्शन में इसी हिसाब से दिया हुआ है। ये 1 का तीसरा केवल 2 ऑप्शन में है, और एक आपको और बताओ तो आसानी से हो जाएगा। चारों याद होने की ज़रूरत भी नहीं, वैसे चारों याद हो तो बहुत अच्छा है, जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123।
तो आंसर कौन सा होगा? थर्ड होगा बेटा, थर्ड ऑप्शन है, ये नहीं होगा, ये थर्ड होगा आंसर आपका। मैंने मैच कर दिया, अगर ऑप्शन आपके में ऊपर नीचे हो अलग अलग सेट में तो ये मैंने मैच कर दिया, यहाँ से देख लेना। 123। क्वेश्चन नंबर 124। ट्रॉपिकल रीजन शो ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस बिकॉज। बेटा जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं वहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको पता है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होती है, सबसे ज़्यादा मोस्ट डाइवर्सिटी। रीज़न पूछ रहे हैं कि क्या रीज़न है कि ट्रॉपिकल एरियाज़ में ही स्पीसीज रिचनेस ज़्यादा होती है। स्पीसीज रिचनेस का मतलब है बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स हैव remained relatively undisturbed for millions of years, hence more time was available for species diversification। थोड़ा छोटा लिखा है बेटा ये प्रिंट, उसमें क्या बोलते हैं पीडीएफ बनाने में थोड़ी सी सही से नहीं आया है। बी क्या है? ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स आर मोर सीजनल। देखो ये तो कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक क्या चीज़ें इसमें जो एक्सप्लेन हुई हैं कि थोड़ा सा अनडिस्टर्ब्ड एरिया रहता है ट्रॉपिकल रीजन में, और स्पीसीज भी बहुत लंबे समय से उसमें रह रही हैं। पर ये वाला जो सेकंड है ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट आर मोर सीजनल, ये बिल्कुल सीजनल नहीं होते। जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं मौसम वहाँ पर लगभग एक जैसा बना होता है। आप साउथ में चले जाइए तो हाँ गर्मी थोड़ी ज़्यादा होती है, बट जो उधर ट्रॉपिकल रीजन में वो पूरा फिर ईयर ऐसा रहता है, थोड़ा बहुत टेम्परेचर चेंज होता है, थोड़ा बहुत क्लाइमेट चेंज होता है। मोर सीजनल नहीं है, मोर सीजनल इधर का एरिया है जो सब ट्रॉपिकल रीजन में आपको पड़ेगा या फिर टेम्परेट रीजन में पड़ेगा। मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल, हाँ है, ज़्यादा एनर्जी मिलती है। जो ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है कि सनलाइट बिल्कुल सीधी पड़ती है। कांस्टेंट एनवायरनमेंट्स प्रमोट नीच स्पेशलाइजेशन, हाँ कांस्टेंट एनवायरनमेंट रहता है। देखो ये जो बी वाला है, डी वाला दूसरे के अपोजिट है, ये कह रहा है मोर सीजनल और ये डी कह रहा है कि कांस्टेंट एनवायरनमेंट्स, इन्वायरमेंट कांस्टेंट रहता है। प्रमोट निक, निक क्या होता है? और किसी भी हैबिटेट, इकोलॉजी में इकोसिस्टम होता है और इकोसिस्टम के अंदर क्या होता है? हैबिटेट होता है जहाँ ऑर्गेनिज्म रहता है। तो किसी इकोसिस्टम का वो छोटा छोटा पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता है और एक पर्टिकुलर फीडिंग हैबिट शो करता है। जैसे रैबिट है वो किसी ग्रासलैंड में एक सर्टेन एरिया में रहता है, वो घास खाता है। तो जो जो चीज़ों की ज़रूरत रहती है खरगोश को, वैसे ही अगर किसी उसकी जो स्पीसीज हैं या अदर स्पीसीज हैं जो उसी जगह पर और वही फूड शेयर कर रहे हैं तो वो भी एक निक को साझा कर रहे हैं। वो पर्टिकुलर एरिया एक निक होती है, तो निक स्पेशलाइजेशन भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक जैसे जब एबायोटिक फैक्टर होंगे, क्लाइमेट इन्वायरमेंट क्या है? एबायोटिक फैक्टर है। जब एबायोटिक फैक्टर एक जैसा होगा तो उस पर डिपेंड करने वाले बायोटिक फैक्टर भी एक जैसे होंगे, और बायोटिक फैक्टर माने स्पीसीज, तो वो निक स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट आर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल, कांस्टेंट रहता है और प्रेडिक्टेबल भी रहता है। जैसे टेम्परेट रीजन में जो ग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो भी प्रेडिक्टेबल है, जो डेसिडुअस फॉरेस्ट है वो भी प्रेडिक्टेबल है। आपको पता है कि स्प्रिंग सीजन में आने पर इनको यहाँ पर पतझड़ होगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं। क्लाइमेट एक तो थोड़ा सा कांस्टेंट रहता है और वो प्रेडिक्टेबल भी है। कुल मिलाकर के ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यही गलत है। ए बी सी डी ई, ए बी, बी नहीं ए सी डी ई, ये वाला सही है क्योंकि बी तो गलत है। क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 में फिर मैच करना, लेकिन मैच आसान सा, सेल बायोलॉजी से आया हुआ है क्वेश्चन। न्यूक्लियोलस क्या करता है बेटा? ये देखो इसमें साइट फॉर एक्टिव राइबोसोम
आरएनए सिंथेसिस, आरएनए के फॉर्मेशन में। राइबोसोम भी बनाता है बेटा, ये क्या क्या करता है कि राइबोसोम की फैक्ट्री है न्यूक्लियोलस। सेंट्रियोल क्या करता है, सेंट्रियोल कौन सा है, हाँ, ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्डविल, कार्डविल जैसा होता है, अब जैसे देखोगे ये माइक्रोट्यूब्यूल, 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 बैलगाड़ी के पहिए जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है ना इसका, ये होता है सेंट्रियोल। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज के लिए होते हैं। गोल्जी ऑपरेटस, ग्लाइकोलिपिड, लिपिड की जो प्रोसेसिंग, प्रोटीन की प्रोसेसिंग गोल्जी बॉडी में होती है। तो ये सारे मैच हो गए, अब इसी में से आप मिला लो। फर्स्ट का तीसरा किसमें, फर्स्ट का तीसरा इसमें, इसमें सेंट्रियोल, बी का, बी किसमें, बी का दूसरा, बी का दूसरा इसमें है, तीसरे में, यही सही है। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 126, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। द लैक्टोज प्रेजेंट इन ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया इज ट्रांसपोर्टेड टू द सेल बाय द एक्शन ऑफ परमिएज, सही है। लैक्टोज, ये बेटा लाइकोपेरॉन से आया है। लाइकोपेरॉन में ये जो बेटा आपके बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज, ट्रांस एसिटिलेज बनते हैं। तो परमिएज काम होता है लैक्टोज को अंदर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करना, तो परमिएज इसका आंसर होगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा बेटा, परमिएज। जैकब एंड मोनर ने जो ई कोलाई पे ये दिया हुआ था लाइकोपेरॉन, ओपेरॉन समझा, तो ये इसका आंसर क्या होगा, परमिएज। फर्स्ट, इस सेट में फर्स्ट ऑप्शन है, किसी में अलग हो सकता है, बट परमिएज आंसर होगा। तो बेटा अभी मैं इतने ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से लेकर आऊँगा, और बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं उनको भी मैं विद एक्सप्लेनेशन उनके आंसर आपको बताऊँगा। तो पढ़ते रहे आप लोग, एग्ज़ाम हो ही गया है अब, अच्छा हुआ होगा, उम्मीद है सिलेक्शन होता है तो लीजिए, बहुत अच्छी बात है। और फिर भी आगे के एग्ज़ाम की तैयारी करिए। अब अगर आपको कोई डाउट लग रहा है कि इस बार अगर नहीं हो रहा है तो अभी से लग जाइए। और 25 के लिए, 24 का तो अब हो ही गया है, तो 25 के एग्ज़ाम के लिए आप ऐसा करें कि पूरी तरीके से तैयार होकर सिलेक्शन हो इस बार। तो ठीक है बेटा, आप प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।